नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। आज भी हिमालय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की और सभी से हिमालय और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि दुनिया तभी बचेगी जब हिमालय बचेगा। देहरादून में हिमालय दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और उन्होंने हिमालय संरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों पर जोर दिया। सीएम धामी ने कहा कि हिमालय मात्र बर्फीली चोटियां और पर्वतमालाओं का समूह नहीं है, ये भारत उप महाद्वीप का जीवन स्रोत भी है। इनकी नदियां पूरे देश की जीवन धारा है। कि आज का दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं पूरे देश और दुनिया के लिए ये दिवस बहुत महत्व का दिवस है, क्योंकि आने वाले समय में और वर्तमान में जिस प्रकार की चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबको आज के दिन ये संकल्प लेना होगा कि हम पूरे वर्ष भर प्रकृति के संरक्षण के लिए, हिमालय के संरक्षण के लिए काम करेंगे। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि 2 सितंबर प्रत्येक वर्ष बुग्याल दिवस के रूप में मनाने का हमने निर्णय लिया है। और बुग्याल दिवस से लेकर हिमालय दिवस तक लगातार एक सप्ताह तक, एक दिन हवा के लिए, एक दिन पानी के लिए, एक दिन जमीन के लिए, एक दिन वनों के लिए, एक दिन मिट्टी के लिए, एक दिन पहाड़ से मैदान तक जनजीवन के लिए, इन दिनों को हम जो है एक एक दिन इनके नाम पर हम इसको मनाएंगे। और प्रत्येक दिन और प्रत्येक वर्ष भर हमारे ये कार्यक्रम चलेंगे। इसके लिए हमने एक समिति भी बनाई है, वो समिति भी काम करेगी। हम हिमालय बचाएंगे, हिमालय बचेगा तो निश्चित रूप से पूरे संसार को जो है कहीं ना कहीं हिमालय के बसने से सबके बसने का रास्ता निकलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया कि देवभूमि उत्तराखंड का 70% भूभाग नदियों, ग्लेशियर्स और वनों से आरक्षित है। यहाँ के कड़कड़ में देवताओं का वास है, जो सही भी है। यही वजह है कि देश दुनिया से हजारों लाखों की संख्या में हर साल तीर्थयात्री और पर्यटक उत्तराखंड की वादियों में पहुँचते हैं और कुछ समय यहाँ बिताते हैं। जहाँ हिमालय और इसकी पर्वत श्रृंखलाएं केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, आध्यात्मिक चेतना की ये अनमोल धरोहर भी है। इसकी ऊंचाइयों से हमारे राष्ट्र का गौरव समाया हुआ है और इसकी घाटियों में हमारे प्राकृतिक संसाधनों का खजाना भी छिपा हुआ है। इसकी ऊंची चोटियां, विस्तृत ग्लेशियर, नदियां, जैव विविधता से भरपूर वन हमें न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराते हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि हिमालय हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना की पहचान है। इसकी घाटियों में प्राकृतिक संसाधनों का खजाना छिपा है। इसकी जैव विविधता से परिपूर्ण वन्य पर्यावरण संतुलन रखने में अहम भूमिका निभाता है। हिमालय के विस्तार और इसकी महानता का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। ये देवताओं का सदन है और यहाँ वो सदैव निवास करते हैं। हिमालय हमेशा से हमारी पहचान और परंपराओं का वाहक रहा है। हिमालय के विस्तार और महानता का परिचय हमें महाभारत के वन पर्व में भी देखने को मिलता है, जहां एक श्लोक के माध्यम से कि जिसका अर्थ ये है कि हिमालय पर्वत का विस्तार समुद्र से लेकर चंद्रमा तक माना गया है। देवताओं ने इसे अपना सदन बनाया है और वे सदा यहां निवास करते हैं। भाइयों बहनों, हिमालय केवल हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वी पर जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी बहुत केंद्रीय भूमिका निभाता है।
उत्तराखंड के सीएम भी इस बात को मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पूरे हिमालय क्षेत्र पर पड़ रहा है, जिसके बचाव के लिए शोध कार्य किए जा रहे हैं। सीएम धामी कहते हैं कि सरकार हिमालय संरक्षण को लेकर पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। हिमालय क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, हिमालय की सुरक्षा केवल सरकार ये काम नहीं कर सकती है, बल्कि ये देश के प्रत्येक नागरिक की हमारी जिम्मेदारी है। जन जन तक इसको पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हम हिमालय संरक्षण को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। हम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियान और जन भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालय के दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही हम हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए जहां एक और पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण अभियान, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारों धामों में और पर्यटक स्थलों पर कचरा प्रबंधन की दिशा में भी काम किया जा रहा है, लेकिन सभी लोगों को पर्यटन क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन पर खास ध्यान देना होगा। हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का हिमालय को बचाने में अहम योगदान है। हमने राज्य में प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, इसमें हमने एक बड़ा जो कचरा प्रबंधन है, इसमें 72 टन, इससे जो है एक छोटी सी पहल से हम हिमालय क्षेत्र में 72 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सफल रहे हैं। मेरा मानना है कि हमें पर्यटन के क्षेत्र में भी पर्यावरण की संरक्षण की दिशा में ध्यान देना होगा, क्योंकि अनियंत्रित असंवेदनशील पर्यटन हिमालय के पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो रहा है। इसके लिए हमें सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन का विकास किया जा सके। भाइयों बहनों, हिमालय क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों की इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका ज्ञान, उनकी परंपराएं, जीवन शैली हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जी सकते हैं। मेरा मानना है हमें उनके जो अनुभव है, पारंपरिक ज्ञान है, उससे पर्यावरण संरक्षण की नीति में भी शामिल करना चाहिए। कोई शक नहीं है कि हिमालय दिवस पर कार्यक्रमों में जो भी बातें कही जाती हैं वो कहीं से भी गलत होती हैं। लेकिन सवाल ये है जिस पर काम करने की भी बेहद जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि हिमालय के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, तो फिर एक ही दिन हिमालय बचाने और संरक्षण पर चर्चा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट ऑनबिल टीवी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु गद्दी पर बैठने के 350वें वर्ष दिवस और सिख समाज के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब और उनके साथ ही शहीद हुए भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी एवं भाई दयाला जी के 350वें शहीद दिवस को समर्पित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर साहिब की ओर से शहीदी नगर कीर्तन में सीएम धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने गुरुद्वारे पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका और शब्द सुना। इस मौके पर सीएम धामी ने संबोधित कर सिख गुरुओं को नमन किया, साथ ही उनके त्याग और राष्ट्र प्रेम को नमन किया। श्री गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाना हो या फिर 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिख समाज के हित में सदैव कार्य किया है। आदरणीय मोदी जी के सहयोग से हम देवभूमि उत्तराखंड में भी गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक 12.5 किलोमीटर रोपवे का निर्माण करने की दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं और इस रोपवे के निर्माण के होने के बाद हेमकुंड साहब जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो यात्रा एक कठिन यात्रा होगी। आप सबको पता है हेमकुंड साहब जाना कठिन यात्रा है, बिना संकल्प के वहाँ जाना आसान नहीं है और जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए तो और भी अत्यधिक कठिन हो जाता है। अब आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
जो हेमकुंड जाने वाले रोपवे का निर्माण होने जा रहा है, उसके होने के बाद जो यात्रा 3-4 दिनों की यात्रा होती थी, कठिन यात्रा होती थी, वो यात्रा मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी, मात्र 45 मिनट में। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा 1947 के विभाजन का दर्द झेलने वाले शहीदों की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति निर्मल का स्थल का निर्माण भी कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारे गुरुओं को आदर्श मानकर हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक मूल्यों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव संकल्पित होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, हमने दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से भी अधिक जमीन को उन लैंड जिहादियों से मुक्त करवाया है। 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील किया है। 500 से अधिक अवैध संरचनाएं, कहीं पर नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर डालकर सरकारी जमीनों को कब्जा किया गया था, उनको भी कब्जे से मुक्त कराने का काम किया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। अब राज्य में एक अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिससे राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और उनके संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब हम अल्पसंख्यक शिक्षा के सुधार का विधेयक ला रहे थे, तो हमारे त्रिलोक सिंह चीमा जी ने उसको पढ़ा और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। तो हमने तय किया कि वो संशोधन विधानसभा में त्रिलोक जी रखेंगे, और इन्होंने उस संशोधन को रखा और वो विधेयक का हिस्सा बन गया। वो विधेयक हमारा पारित हो गया है। अब विद्यालयों में गुरुवाणी गूंजेगी और हमारे गुरुओं के संदेश सुनाए जाएंगे, ताकि हमारे बच्चे धर्म के साथ साथ आधुनिक ज्ञान से भी परिपूर्ण हो सकेंगे। क्योंकि आज दुनिया में ज्ञान बढ़ रहा है, विज्ञान बढ़ रहा है, साइंस बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सब नया विधेयक हम लाए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम 24 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के रूप को भी भव्य रूप में मनाएंगे। इसके लिए मैंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति, धर्म और परंपराओं पर गर्व अनुभव करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की एक पावन धरा, जहाँ वेदों की ऋचाएं गूंजी, जहाँ गुरु नानक देव जी से लेकर हिंद रक्षक गुरु गोविंद सिंह जी के पावन चरण पड़े हैं, उस पवित्र भूमि पर हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध करना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन आप सबको पता है, इस समय हम लोग एक बड़ी त्रासदी से भी जो है सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर बहुत भीषण आपदा आई है। वहीं हमारे पंजाब में भी मैं देख रहा हूँ कि अत्यधिक बारिश होने के कारण से जिस प्रकार से बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, मैं भगवान से, मैं गुरु साहब से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे समय में उन सभी लोगों को भगवान जो है सहारा दे, भगवान उनको शक्ति दे, और हम सब उनके साथ हैं उत्तराखंड से भी, क्योंकि यहाँ भी आपदा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे हमारे सेवा करने वाले लोग, हमारे दल, हमारी सरकार उन आपदा पीड़ितों के साथ पंजाब में भी है, और उनके लिए भी हम हर संभव यहाँ से जो भी सहायता होगी वो भी हम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी गुरु तेग बहादुर जी के समर्पण और बलिदान से प्रेरित होकर राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक गौरव और नैतिक मूल्यों को सबसे ऊपर रखेंगे और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार एकजुट होकर अपना आशीर्वाद समर्थन देंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं, पूरी संगत का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, आयोजकों का, हमारे आदरणीय चीमा जी का जो इस पूरे कार्यक्रम के सेतु बने, और बाबा सुरेंद्र सिंह जी का भी कि उन्होंने बहुत सारे काम यहाँ भी करे हैं, बंगला साहब में भी कर रहे हैं, हमारे रीठा साहब में भी कर रहे हैं, और नानकमता साहब में भी कर रहे हैं। मैं जब बचपन से उस संगत में जाता था, तब से मैं बाबा सुरेंद्र सिंह, बाबा गुरुबचन सिंह जी, सभी लोगों के सानिध्य में रहकर मैंने गुरु घर में हमेशा
आना जाना प्रारंभ किया, गुरु कृपा प्राप्त की है। मैं एक बार फिर से आप सभी गुरुओं को भी नमन करता हूं और इसी विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। केदारनाथ धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अहम खबर है। हेली सेवा से यात्रा करना पहले से ज़्यादा महंगा हो गया है, क्योंकि किराए में 45% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। जारी नई दरों के अनुसार गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से केदारनाथ धाम तक का किराया पहले की तुलना में काफ़ी अधिक हो गया है। यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है और ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का पहुंचना भी अब शुरू हो गया है और ऐसे में राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर से हेलीकॉप्टर के रेट में बढ़ोतरी की गई है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में अब 45% तक जो टिकट है वो अतिरिक्त देना होगा, यानी कि केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को की जेब पर भी अब भारी असर पड़ने वाला है। ये कहा जा रहा है कि 45% तक जो हेली के सेवा के जो टिकट हैं वो बढ़ने जा रहे हैं और ऐसे में लगातार चार धाम यात्रा अब जारी भी है और ये भी बताया जा रहा है कि 15 सितंबर से हेली सेवा की उड़ानें भी शुरू हो सकती हैं। इसको लेकर पूरी बैठक का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है और पूरी तैयारियां इसको लेकर कर ली गई है। जल्द ही ये बताया जा रहा है कि हेली सेवाओं को लेकर पूरी अपडेट सामने आ जाएगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि 45% तक किराए में बढ़ोतरी की गई है, यानी कि जो केदारनाथ यात्री जा रहे हैं उनको अब अतिरिक्त पे करना होगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड की राजधानी में इन दिनों हरक सिंह रावत का एक अलग ही शो चल रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत बीजेपी पर ऐसे वार कर रहे हैं जैसे वो कभी उस पार्टी का हिस्सा ही न हो। तेवर इतने तल्ख कि सियासी हलकों में हलचल मच गई है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या हरक सिंह रावत फिर बीजेपी के भीतर कोई गुप्त तीरंदाज उन्हें तीर कमान सप्लाई कर रहा है। अक्सर राजनीति में कहा जाता है कि हमारे घर में सब ठीक है, लेकिन सच है कि आग अक्सर घर के आंगन से ही सुलगती है और धुआं सबको साफ दिखाई देता है। अब बेबाक हरक सिंह रावत को ही देख लीजिए, जिनके बयानों ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। सवाल बड़ा और दिलचस्प दोनों है। आखिर हरक सिंह रावत के इन तेवरों के पीछे असल वजह क्या है? क्या सचमुच बीजेपी के भीतर से ही कोई अदृश्य हाथ उन्हें ताकत दे रहा है, या फिर ये सब उनकी सियासी रणनीति का हिस्सा है? अब ये जानबूझ कभी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ मेरे विरोधी ये भाजपा के लोग चला रहे हैं। कोई कहते मैंने कहा कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाओ। भाई करण मेरा काम कर रहे हैं, पार्टी जो निर्णय लेगी। ये काम हरक सिंह का नहीं है, ये काम करण मेरा का नहीं, ये काम प्रीतम सिंह का, हरीश रावत जी का नहीं है। ये निर्णय पार्टी लेगी। मौजूदा वक्त में जिस अंदाज में हरक सिंह रावत इन दिनों बीजेपी पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, उनसे राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को हवा दे दी है। कहीं ये तेवर उनकी नाराजगी का नतीजा है, तो कहीं इन्हें बीजेपी में दोबारा वापसी की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। साफ है, हरक सिंह के बयानों ने सत्ता पक्ष को असहज किया है और विपक्ष को हमला बोलने का मौका दिया है। अब देखना ये होगा कि ये सियासी तीर अकेले चल रहे हैं या फिर पीछे से कोई गुप्त तीरंदाज उन्हें निशाना साधने का हुनर सिखा रहा है। हालांकि हरक सिंह रावत का तो साफ कहना है कि मेरी कोई मदद क्यों करेगा और मैंने अपना मन पक्का कर लिया है, अब कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अब बीजेपी में जाने से तो हरक सिंह रावत मना कर रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में एक खबर और चर्चा का विषय बन गई है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में किसी बड़े पद की तलाश में है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकते हैं। जिस तरह वो इस समय एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, उसे जाहिर है कि हरक सिंह रावत कुछ तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उनसे सवाल किया गया तो फिलहाल उससे भी उन्होंने किनारा कर लिया और कहा, मेरे विरोधी इस तरह की अफवाह फैला रही है। नहीं, बीजेपी में क्या सहयोग की जरूरत है मेरी? मुझे क्या बीजेपी थोड़ी सहयोग की जरूरत, हरक सिंह को सहयोग की जरूरत थोड़ी है बीजेपी की। अरे भैया क्यों जाऊंगा मैं बीजेपी में? जब ईडी भेज दी तुमने, चार्जशीट लगा दी, अब क्यों जाऊंगा? अब जो झेलना था झेल ही रही है ना। अब तुम्हारे वैसे भी 3.5 साढ़े 3 4 साल निकल गए। अब तो अच्छा है कि तुम्हारी विदाई हो जाए, कांग्रेस सरकार है। जब इस सवाल के साथ हम भाजपा में गए तो भाजपा का भी साफ कहना है कि हरक सिंह रावत को पार्टी ने खुद बाहर का रास्ता दिखाया है।
उनकी मदद भाजपा क्यों करेगी? बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बयानों से ऐसा लगता है कि ना तो बीजेपी का कोई नेता हरक सिंह रावत के पीछे खड़ा है और ना ही वो बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं। तो क्या हरक सिंह रावत कांग्रेस में कोई बड़ा पद चाहते हैं या फिर हरक सिंह रावत पार्टी के लिए दिल से काम कर रहे हैं? जहां तक रही बात भाजपा के सहयोग की, तो अगर उनको सहयोग करना होता तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया होता। और हरक सिंह रावत जी शायद ये बोल चुके हैं कि वो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और विधायक हैं और अच्छे पदों पर रह चुके हैं। आजकल उत्तराखंड में एक दौर चला दिया है उन्होंने, जिसको कहा जा रहा है, आम जनता ये कह रही है कि इन्होंने कपिल शर्मा शो बना दिया है। तो इस तरीके से आम जनता भी उन्हें कपिल शर्मा शो के रूप में देखना शुरू कर दी है, एक पपेट शो के रूप में देखना शुरू कर दी। वो इस तरीके की जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, निचले स्तर की जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे वो जनता में ही अपना विश्वास खोते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जनता ये देख रही कि ये आदमी किसी का सगा नहीं, ये किसी का सगा नहीं और कोई ऐसा बचा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। ये बात है, तो इस बातों को थोड़ा सा हरक सिंह रावत जी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आप बातें बोल रहे हैं उससे साफ प्रतीत होता है कि आप जहां रहते हैं उस थाली में छेद करते ही करते हैं। तो जनता अगर आप पर भरोसा करेगी तो आप उसके साथ भी कहां से न्याय करेंगे? तो ये बात उनको सोचनी चाहिए और इस विषय में उनको जरूर मनन करना चाहिए। अब हरक सिंह रावत ने भले ही हर सवाल से किनारा कर लिया हो, लेकिन राजनीति का ये खेल अब और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हरक सिंह रावत के बयानों के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन भाजपा का साफ कहना है कि उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य अंदरूनी तीर नहीं चला रहा। अब देखना होगा हरक सिंह रावत के ये वार चुनावी समर में कितने असरदार साबित होते हैं या फिर ये महज बयानबाजी बनकर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में इस बार आपदा जैसे हालात बने, कई जगह भारी तबाही भी हुई। अब इसका जायजा लेने केंद्रीय टीम भी उत्तराखंड पहुंची हुई है। बीजेपी विधायक राजकुमार पौड़ी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। विधायक राजकुमार पौड़ी जी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, आपदा जैसा हालात जैसे उत्तराखंड में बने, ऐसे में किस तरह से त्वरित राहत आप लोग भी पहुंचा रहे हैं? किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार खड़ी हुई है पीड़ितों के साथ? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि सब लोग आपने मुझसे आपदा के बारे में जानने की कोशिश की है। इस संबंध में इतना कहूँगा कि वास्तव में बरसात का सीज़न जो है उत्तराखंड के लिए हमेशा बहुत कष्ट लेके आता है और आपदा के रूप में, दैवीय आपदा के रूप में इस क्षेत्र में बहुत सारा नुकसान होता है। जैसे कि धराली और थराली क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है, और कर्णप्रयाग क्षेत्र है हमारा, ऊपर के जितने क्षेत्र हैं, ये सारे क्षेत्रों में बहुत सारी आपदाएं आई हैं। जनधन की भी हानि हुई है और लोग घरों से बेघर हो गए हैं। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सभी शासन प्रशासन की टीमों ने बहुत त्वरित गति से वहाँ पर काम किया है और वहाँ के लोगों को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी सुविधाएं जुटाने का प्रयास किया है और बहुत जल्दी वहाँ पर काम हुआ है। और आज स्थिति यह है कि सभी जगह लोग जो है सरकार के संरक्षण में और प्रशासन के संरक्षण में सभी लोगों ने अपना अपना घर वापसी की है और सारे लोग जो है ठीक ठाक हैं। जो लोग वास्तव में जिनको नुकसान हुआ है उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था सरकार ने तुरंत की है और साथ साथ में जो प्रशासन के द्वारा जिनका नुकसान है उनका निरीक्षण करके, उनका जांच करके कितना नुकसान किसका हुआ है, ये सारी सूचियाँ बहुत त्वरित गति से हुआ और उनको तुरंत जो है मुआवजा भी दिया गया है। और हम पौड़ी विधानसभा के लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर प्रकृति की देन ऐसी है कि यहाँ हार्ड रॉक पर बसने की वजह से यहाँ पौड़ी में आपदा से नुकसान कम हुआ है। और कहीं जो आपदाएँ हुई हैं, छोटर पोटर आपदाएँ हुई हैं, इसमें जो है केवल ज़मीनों का नुकसान हुआ है, सड़कें टूट गई हैं और सड़कें बाधित हुई हैं, लेकिन कहीं जन धन का और पशुधन का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और मेरी विधानसभा में 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां वास्तव में जो
जैसे एक रैदुल ग्राम सभा का क्षेत्र है, वहाँ पर अनुसूचित जाति के 15 और 20 परिवार रहते हैं और वहीं पर आपदा आई है। ऊपर से सड़क सारा जो है लैंडस्लाइडिंग हो के नीचे सड़क की तरफ खिसक गया है। वहाँ पर ट्रीटमेंट भी होगा तो वो रहने लायक जगह नहीं है। तो मैंने प्रशासन से भी और शासन से भी आग्रह किया है कि यहाँ पर इन लोगों की विस्थापन की व्यवस्था की जाए। इनको जो है ज़मीन देकर इनको अन्यत्र जो है राजस्व की ज़मीन देकर इनको जो है अन्यत्र बसाया जाए ताकि आगे ऐसी स्थिति ना आए। बस केंद्रीय टीम भी लगातार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।